नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुर्सी लेते हैं। फर्क बस इतना होता है कि पहले किस्म के आदमी के जाने पर चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन दूसरे किस्म के आदमी के जाने पर शोर नहीं होता। बस एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। इस कहानी में आज महाराष्ट्र उसी सन्नाटे से गुजर रहा है। खबर आई तो किसी ने तुरंत भरोसा नहीं किया। सुबह की वो हेडलाइन जो मोबाइल स्क्रीन पर बार बार ब्लिंक कर रही थी, दिमाग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। एक विमान, एक रूटीन फ्लाइट, और कुछ मिनटों में सब खत्म। कैमरे ऑन हुए, लेकिन शब्द ऑफ हो चुके थे। नेता हों, अभिनेता हों या आम लोग, जिस चेहरे पर कैमरा गया वहां शॉक था, डिसबिलीफ था, और फिर धीरे धीरे वो दर्द जो आंखों से बहने लगता है। ये वो अजीत पवार थे, जिनके लिए दादा शब्द मजाक नहीं था, भरोसे की पहचान था। दोस्त भी दादा कहते थे, दुश्मन भी। लोग हंसते हंसते कहते थे, महाराष्ट्र का परमानेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 60 पार करने के बाद भी ना टायर्ड ना रिटायर्ड, सत्ता के सबसे अनस्टेबल दौर में भी बैलेंस बनाए रखने वाला आदमी। जब कुर्सियां खिसक रही थीं, अलायंसेस टूट रहे थे, तब भी वो अपनी जगह पर काल्म बैठे थे, जैसे पॉलिटिक्स उनके लिए चेसबोर्ड हो और हर मूव पहले से कैलकुलेटेड हो। इस कहानी में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही पॉलिटिकल मेंटोर और चाचा को स्ट्रैटेजी से मात दी थी। कहा जाता है कि वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन आरएसएस से दूरी उनकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्री बताती थी। पावर में रहते हुए भी वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते थे। यही वजह थी कि विरोधी भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे। लेकिन आयरनी देखिए, जिस कसाव से उन्होंने बरसों तक सत्ता की कुर्सी को संभाल कर रखा, उसी कसाव की आखिरी कड़ी उस दिन एक विमान की सीट से जुड़ गई। उड़ान ने जैसे ही ऊंचाई ली, किसे पता था कि यही उनकी आखिरी उड़ान होगी। कुछ मिनट, कुछ सिग्नल्स, और फिर एक सडन साइलेंस। रेडार से गायब होती एक फ्लाइट, और उसके साथ इतिहास का एक चैप्टर। मंत्रालय की कुर्सी आज भी वही है, वही फाइलें, वही नाम की प्लेट। फर्क सिर्फ इतना है कि पहचान देने वाला शख्स अब मौजूद नहीं। कल हादसे में जब रेकेज से बॉडी की पहचान की बात आई, तो कहानी और भी भारी हो गई। कहा जाता है कि समय ने सब कुछ छीन लिया था। सिर्फ एक घड़ी बची थी, वही घड़ी जो पार्टी का सिंबल थी, वही घड़ी जिसने कभी पॉलिटिकल टाइमिंग सिखाई थी, और उसी घड़ी ने इस बार वक्त के रुक जाने की पुष्टि कर दी। महाराष्ट्र इसीलिए शून्य है, क्योंकि यहां सिर्फ एक नेता नहीं गया, यहां एक सिस्टम, एक कैलकुलेशन, एक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट चला गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आखिरी उड़ान में क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। उनकी विरासत कौन संभालेगा? क्या कोई उस कुर्सी को उसी तरह पहचान पाएगा जैसे वो पहचानते थे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति अब एक नए अनजान दौर में दाखिल हो चुकी है? इस वीडियो में हम कहानी के हर पहलू को खोलेंगे, आखिरी उड़ान से लेकर सत्ता की विरासत तक। 28 जनवरी 2026 की वो सुबह, जब मुंबई की हवा बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई अलर्ट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, वही रूटीन ब्रीफिंग, वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए विमान ने टेक ऑफ किया। बताया जाता है कि अजीत पवार इस कहानी में वक्त के बेहद पाबंद थे। लेट होना उन्हें पसंद नहीं था। बारामती सिर्फ उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, वो उनका घर था। वहां लोग उन्हें नेता नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। विमान को पहुंचने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। रनवे रेडी था, विजिबिलिटी क्लियर थी, वेदर बिल्कुल कोऑपरेटिव। कंट्रोल रूम में पायलट और एटीसी के बीच बातचीत भी बिल्कुल नॉर्मल टोन में चल रही थी। लेकिन कई बार कहानी ऊपर कहीं और लिखी जा चुकी होती है। पहली लैंडिंग अटेम्प्ट किसी टेक्निकल रीजन से अबॉर्ट होती है, दूसरी कोशिश शुरू होती है, और तभी रनवे से करीब 100 मीटर पहले विमान का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। कुछ सेकंड का केओस, एक तेज आवाज, और फिर वो मंजर जिसे कैमरे कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता। विमान 2 हिस्सों में टूटता है। आग इतनी तेज कि सब कुछ ही पलों में इंगल्फ हो जाता है। घड़ी लगभग 8:45 दिखा रही थी। उस वक्त सवाल ये नहीं था कि विमान कहां गिरा, सवाल सिर्फ एक था, दादा कहां हैं?
कुछ देर तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं। फिर जवाब आया, लेकिन प्रेस बयान में नहीं, धुएं और मलबे की तस्वीरों में। हादसे में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलट सुमित कपूर और को पायलट शंभवी पाठक मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं। जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम तुरंत सक्रिय हो जाती है। कारण तलाशे जाते हैं, डेटा खंगाला जाता है, ब्लैक बॉक्स की बात होती है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये उस लगाम का टूट जाना था जिसकी आदत पूरे राज्य को पड़ चुकी थी। अजीत पवार की जिंदगी का संघर्ष बाकी नेताओं जैसा नहीं था। आमतौर पर नेताओं को विपक्ष से लड़ना पड़ता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनका सरनेम था। शरद पवार का भतीजा होना एक ब्लेसिंग भी था और बर्डन भी। उम्मीदें इतनी भारी थीं कि उनसे बाहर निकलना आसान नहीं था। लोग पहले उन्हें शरद पवार का भतीजा कहते थे, फिर कहीं जाकर उनका नाम लेते थे। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत ने कम उम्र में ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ पहचान पर नहीं, परफॉर्मेंस पर टिके रहेंगे। 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी एंट्री हुई और फिर पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठा। 1991 से लेकर 2004 तक लगातार विधायक रहना इस बात का सबूत था कि जमीन पर उनकी पकड़ मजबूत थी। वो सिर्फ पावर गेम्स खेलने वाले नेता नहीं थे। 2022 से 23 में विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी धार दिखाई। 6 बार डेप्यूटी सीएम रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। शरद पवार ने राजनीति को शतरंज की चालों की तरह खेला, लेकिन अजीत पवार ने उसी राजनीति को एक कुशल मैनेजर की तरह चलाया। जहां एक चाल भविष्य के 10 मूव सोचकर चली जाती थी, वहीं अजीत पवार ग्राउंड रियलिटी, नंबर्स और टाइमिंग पर काम करते थे। शायद इसी वजह से अजीत पवार और बीजेपी का रिश्ता भारतीय राजनीति की सबसे इंट्रीगिंग कहानियों में गिना जाता है। आपको याद होगा वो धुंधली सी सुबह, जब देश सो रहा था, न्यूज रूम्स खाली थे और राजभवन की सीढ़ियों पर इतिहास चुपचाप लिखा जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग ओथ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लोग आंखें मलते रहे और सत्ता हाथ बदल चुकी थी। सत्ता साझेदारी के इस खेल में अजीत पवार ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड ये कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अजीत पवार ही दिखेंगे। लेकिन यह सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं था। उन्होंने सत्ता और विचारधारा के बीच एक साफ लाइन खींची। सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन बीजेपी की विचारधारा का नहीं। सत्ता में रहते हुए भी आरएसएस से एक विजिबल दूरी बनाए रखी। ये साफ संकेत था कि पावर के लिए आइडियोलॉजी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जब देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिकल शार्पनेस और एकनाथ शिंदे की मास पॉपुलैरिटी आमने सामने थी, तब उस फ्रैजाइल बैलेंस को संभालना आसान नहीं था। लेकिन अजीत पवार ने इस मुश्किल इक्वेशन में भी खुद को इंडिस्पेंसेबल बना लिया। जहां जरूरत पड़ी, कठोर बने। जहां जरूरत पड़ी, फ्लेक्सिबल हुए। कई बार दोनों ध्रुवों को एक टेबल पर लाकर बैठाया। लोग कहते थे, फडणवीस और शिंदे सरकार के 2 खंभे हैं, लेकिन अजीत पवार वो फेविकोल हैं जो पूरी स्ट्रक्चर को जोड़कर रखे हुए हैं। उनकी पॉलिटिकल ग्रिप उनके बयानों में भी झलकती थी। वो बयान आज भी लोगों को याद है। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने हल्के से कहा, बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं तो डिप्टी सीएम रहूंगा। और पूरे कमरे में हंसी गूंज गई। वो हाई इंटेंसिटी माहौल एक पल में नॉर्मल हो गया। उन्होंने कभी छुपाया नहीं। शपथ के बारे में पूछने पर साफ कहा, समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। ये अरोगेंस नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस इस बात का कि सत्ता का गणित चाहे जैसा हो, महाराष्ट्र को चलाने के लिए उनकी जरूरत बनी रहेगी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस कसाव ने उन्हें राजनीति में मजबूत रखा, उसी कसाव की भाषा में उनकी आखिरी यात्रा खत्म हुई। विमान की सीट बेल्ट एक ऐसा सिंबल बन गई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अजीत पवार की इस फिक्र मौत ने एक पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों हमने देश के इतने ताकतवर चेहरों को हवाई हादसों में खोया है? ये फहरिस्त लंबी है और हर नाम अपने साथ एक अधूरी कहानी छोड़ गया है।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, 1966 में एक विमान दुर्घटना में चले गए। उस दौर में सवाल उठे, शक पैदा हुए और आरोपों की परछाइयां आज तक मौजूद हैं। 1980 में संजय गांधी, युवा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, इंदिरा गांधी के बेटे, उस दौर के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक दुर्घटना में खत्म हो गए। जनरल विपिन रावत, भारत के पहले CDS, 2021 में एक हादसे में चले गए। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, लंदन जा रही फ्लाइट में बैठे थे और देश स्तब्ध रह गया। और अब इस कहानी में अजीत पवार। संयोग देखिए, जिस विमान में वो थे, वही विमान 2023 में मुंबई में फिसल चुका था। तब सब बच गए थे, लेकिन 2026 की उस सुबह मौत ने कोई दूसरा मौका नहीं दिया। जब ऐसे हादसे होते हैं तो देश सिर्फ एक इंसान नहीं खोता, बल्कि एक काम करने का विजन खो देता है। हम साजिश की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सच है कि भारत ने कई निर्णायक चेहरों को हवाई हादसों में खोया है। अब बारामती की बात। बारामती के लिए अजीत पवार सिर्फ विधायक नहीं थे, परिवार का हिस्सा थे। सड़कें, स्कूल, नहरें, हर जगह उनकी मौजूदगी दिखती है। लोग कहते हैं, दादा ने सिर्फ विकास नहीं दिया, अपनापन दिया। इसी वजह से आज बारामती सबसे ज्यादा खामोश है। लेकिन राजनीति रुकती नहीं। सवाल उठता है, विरासत किसकी, एनसीपी किसकी? क्या शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ पूरा कंट्रोल लेंगे, या अजीत पवार के साथ खड़े नेता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? उनके अचानक जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य बना है, वो गहरा है। अब निगाहें जय पवार और पार्थ पवार पर होंगी। क्या जनता उनमें दादा की झलक देख पाएगी? वही रफ्तार, वही सख्ती। एनसीपी के भीतर नेतृत्व का संकट साफ है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नाम हैं, लेकिन क्या वो उस एकजुटता को संभाल पाएंगे जो सिर्फ दादा के नाम से चलती थी? इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। फडणवीस शिंदे सरकार में अजीत पवार प्रशासनिक इंजन थे। उनके बिना डिलीवरी पॉलिटिक्स का मॉडल कमजोर पड़ सकता है। निष्कर्ष साफ है, अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति का अंत नहीं है, लेकिन उस काम करने के तरीके का अंत जरूर है जिसमें सख्ती और स्पीड सबसे ऊपर थी। बयानबाजी होगी, गठबंधन बदलेंगे, शोर मचेगा, लेकिन दादा नहीं होंगे। 66 साल की उम्र में अपने अनुभव के शिखर पर वो चले गए। कुर्सी वही है, मंत्रालय वही है, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्तित्व अब नहीं है। महाराष्ट्र ने अपनी राजनीति की वो मजबूत धुरी खो दी है जो रास्ता भी दिखाती थी और स्थिरता भी देती थी। अलविदा दादा। आपकी कुर्सी खाली है, लेकिन यादों में आप हमेशा रहेंगे। ओम शांति। जय महाराष्ट्र।